बेरोजगार जो है वो शुद्ध भाषा में बनारसी लोगों की तरह से हरामखोर होते हैं। इनसे पूछ लीजिए कितनी वैकेंसी अब तक आई है। पहले उन्हीं से पूछिए, वो बेरोजगार हैं, पहले उन्हीं से पूछिए। क्या आप बेरोजगार हैं? एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला भैया, मैं एक साल से मैं ये कैफे के बिजनेस में हूँ। इसके पहले मैं भी गांव से ही बिलोंग करता था, एक नॉर्मल परिवार से हूँ। और सुबह उठ के तो आपका बिजनेस है जहाँ मैं खड़ा हूँ। यूपीएससी निकल रहा है कि नहीं, हमें पहले सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं ना। यूपीपी लीक हुआ, आरओ लीक हुआ, नीट लीक हुआ। हम जो 4 नाम बताए उस लिख हुआ है, बताइए। तो लगातार हम मोदी जी की संसदीय सीट पे हैं, बनारस में, काशी में। मोदी जी तीसरी बार नामांकन भर चुके हैं, यहाँ से पर्चा दाखिल कर चुके हैं अपने लाओ लश्कर के साथ। और अब की बार उन्होंने कहा है कि माँ गंगा ने हमें गोद ले लिया है। बनारस में है और शिव मंदिर यानी विश्वनाथ मंदिर का गेट सामने है और एक चाय की दुकान थी। चाय पीने का मन था तो हमने सोचा चाय पी ली जाए। तो यहाँ आए तो एक चाचा जी बैठे थे दुकान पे, ये भी चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा कि देख के हमारे हाथ में माइक कि हम भी कुछ बात करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, तो बात कर ली जाए इनसे। तो चलो बात का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार गुप्ता नाम है यही रहते हैं बनारस? जी। कभी चौरा पे हैं, कभी चौरा पे रहते हैं। कैसे देख रहे हैं तीसरी बार मोदी जी स्वयं आपके यहाँ से संसदीय क्षेत्र में आ गए हैं, ताल ठोक रहे हैं? कैसे बनारस वाले देख रहे हैं इसको? एक अच्छे शगुन के तौर पे देखना है, अच्छे विकास के तौर पे हम लोग देखना है। इसके पहले का जो उनका 2 कार्यकाल था, 2014 के पहले तक बनारस में इतनी उपेक्षा हुई थी बनारस की। और पूरे 65 साल में बनारस का एकदम विकास अवरुद्ध हो गया था, जिससे कि यहाँ बिजली, पानी, सड़क और तमाम जो विकास की परियोजनाएं एकदम जीरो थी, न के बराबर थी। इसके पहले की जितनी सरकारें बनी केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, वो सिर्फ उसके पहले 2004 से 2014 तक रिमोट संचालित सरकार थी मनमोहन सिंह की। बनारस के हैं तो बनरसिया में बोलिए, क्या खड़ी खड़ी बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा न देखा, कहे का मतलब ये है ना कि 2014 से या 2019 के बीच में जब मोदी जी पहली बार बनारस से लड़लन, तो उसके बाद बनारस में विकास की आंधी हुई ना बात। सबसे पहले उन्होंने जो यहाँ का प्रथम काम कैलन कि पहले यहाँ बिजली के तार जो खंबा रहल उतार हटवैलन, आईपीडीएस के काम करिलन। आप देख सकला सड़क पे, पहला काम। दूसरा काम बाबतपुर 4 लेन बनीलन। तीसरा काम जितना यहाँ पे सड़क का परियोजना रहल, पड़ाव से मुगल सराय 6 लेन, पड़ाव से रामनगर 4 लेन, संदहा से कचहरी 4 लेन। ये सब जो सड़क एकदम संकुचित सड़क लेकर सही किलन। अब इसमें रिंग रोड का भी आप देख ला, लेटेस्ट में कार्यक्रम भल। इतने सब काम गिना रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि बनारस क्यूटो नहीं बना। क्यूटो बनने की बात ऐसा कि विपक्ष का आंख खराब है, उसको रतौदी हो गया है, उसको आंख का इलाज कराना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए। विपक्ष की आंख का ऑपरेशन। मोदी जी ने कहा था क्यूटो बनेगा मेरा। बिल्कुल क्योटो के रास्ते पे चली गया, 50% क्योटो के रास्ते की राह पे अग्रसर। हाँ बिल्कुल अग्रसर। अभी रोपवे का काम जो प्रस्तावित बा, वो जब चालू हो जाए तो भारत का पहला शहर रही रोपवे, ट्रांसपोर्ट सिटी। जब लोग यहाँ पे यात्री यहाँ कॉरिडोर 2021 में बना, लोग बाद से यहाँ पर्यटन 20 गुना बढ़ गए हुआ। तमाम होटल वाले, ट्रेवल वाले और भी तमाम जो लोग रहलन बेरोजगार रहलन, उनके काम मिलल। हजार लोगों का काम मिलल बा। अब विश्वनाथ मंदिर में 10 गुना भीड़ बढ़ा था, उसे करोड़ों रुपया का राजस्व प्राप्त होता। और उस बनारस का नाम, बनारस में विश्व पटल पे इसमें बनारस का नाम कॉरिडोर बने से उजागर हो गया। कितना गर्व होता है, स्वयं प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ से सांसद हैं, बनने वाले तीसरी बार। हमको बहुत गर्वान्वित होता है। हमको गर्वान्वित होता है कि भारतीय राजनीति के महानायक आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमरे शहर से फिर तीसरी बार लड़त बनी। हम लोग के लिए बड़ा गौरव का बात है। अब विकास का जो आंधी चली अब की पारी 2024 से 2029 तक, आगे 29 में बनारस हो जाएगी। मुंबई के तर्ज पे विकास करी, मुंबई की तर्ज पे हो जाए, बिल्कुल विकास करी। क्यूटो बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनी, क्यूटो बनी। ओकर राह पे चल चुकल, तमाम गलियां स्मार्ट गली बना था, तमाम चीज यहाँ पे सड़क पर लाइटिंग सही हो गल। पहली बात जो कि शौचालय जो खुलल रहता, सब शौचालय सही हो गल। बहुत चीज यहाँ पे नमो घाट के सुंदरीकरण भइल बा। तमाम पर्यटक इसमें आवत, तमाम विकास के योजनाएं चलता। कैंट स्टेशन, मडवाडी स्टेशन, काशी स्टेशन जो यहाँ पे उपेक्षा का शिकार रहल, बनारस स्टेशन यानी मडवाडी विश्वस्तरीय स्टेशन की सुविधा बन गई बनारस का, जाके देख सकल जाला। ये सब मोदी जी के गंगा जी कितनी साफ हुई? गंगा जी बिल्कुल साफ हुई। पहले घाट पे आदमी पैर रखने की जगह नहीं रहता रहल, अब इसमें घाट पे, तमाम घाट पे 80 घाट से लेके दशाश्वमेध घाट तक पूरा सफाई व्यवस्था। और पूरा नमो घाट जो बनल होके जाके देख ला, वहाँ पे रोज शाम का कई हजार लोग का भीड़ होला। उससे कई लोगों का, सैकड़ों लोगों का रोजी रोटी चला था। तो हमेशा से होती है, जरूरी नहीं कि मोदी जी से। नहीं, बिल्कुल ये मोदी जी का आवे से विश्व ये आरती में जब तो सनातन परंपरा प्राचीन से चली है। आरती होत रहा, लेकिन इतना भीड़ नहीं होता भैया। भीड़ ज्यादा होती, भीड़ 10 गुना होता। ऐसा क्या किया मोदी जी ने कि आरती में भीड़ ज्यादा हो?
मोदी जी के आगमन से कारण से जो आरती में नैया वालों की नाव वालों का रोजी रोटी चल रहा है, माला फूल बेचने वालों का रोजी रोटी चल रहा है, टैक्सी ट्रेवल वालों का रोजी रोटी चल रहा है, तमाम लोग को रोजी रोटी मिल रहा है उससे। कॉरिडोर के लेकर, आपके कॉरिडोर के लेकर बड़ी बातें हो रही हैं देश में। कितना लगता है कॉरिडोर से कितना असर पूरे देश में पड़ेगा, इस चुनाव में पड़ेगा? ठीक है, कैसे देखते हैं आप? कॉरिडोर को लेकर ये कॉरिडोर का काम ये है, कॉरिडोर जब से बना है, कॉरिडोर से लेकर पूरे इंडिया में एक अलग तरह से अनुभूति हुई कि काशी कोई भी अगर अपना धार्मिक यात्रा बना रहा है भारत में तो वो कॉरिडोर बनारस आता जरूर है। और इस समय जब से 22 जनवरी से अयोध्या में बना राम मंदिर, तो राम मंदिर जो आवत हो बनारस जरूर आवत हो। बिना बनारस से लोग जात नहीं हो, चाहे कोई भी राज्य का पर्यटक हो। यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आवत हो राम मंदिर देखे तो बनारस में बाबा भोले के जल चढ़ा के कॉरिडोर घूम के ही जात हुआ। हाँ, ऐसे कॉरिडोर से एक अलग बनारस का पहचान बनल। भाजपा भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित लग रहे हैं आप, उनका समर्थक लग रहे हैं, ठीक है, उनका पक्ष रख रहे हैं। नामांकन कई लोगों का रोका गया, कहते हैं क्या मोदी जी डर गए हैं क्या? जो लोग कह रहे हैं कि नामांकन हमारा रोका गया, एक नाम है श्याम रंगीला, वो भी काफी ज्यादा मोदी जी की मिमिक्री करते थे पहले, वो बड़ा सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि हमारा नामांकन रोक दिया गया, मोदी जी हमसे डर गए कह रहे हैं। क्या कहें? ऐसा नहीं कि पूरा गलत हो। पहली बात का नामांकन प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अंतर में होला, ना कि वो भाजपा करावला। वो तो भाजपा पे आरोप। बात सुन लीजिए, उन्होंने अपना आवेदन जो पेपर में छपा है, जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार श्याम रंगीला ने जो हलफनामा दाखिल किया था वो गलत था, इसलिए उनका निर्वाचन रद्द हुआ है। वो मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति हैं, कॉमेडी करते करते वो मानसिक रूप से ग्रसित हो चुके हैं, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं उनके पास। कॉमेडी उनका काम है, कॉमेडी करें, न कि करना। क्या मानसिक रूप से ग्रसित होना है? बिल्कुल होना है, क्योंकि किसी एक शर्मा भी ग्रसित है क्या? नहीं, कपिल शर्मा ने कभी राजनीति में कोई टिप्पणी नहीं किया है। कपिल शर्मा ने बिल्कुल नहीं, क्यों श्याम रंगीला को राजनीति की तरह विपक्षी पार्टियों ने यहाँ बनारस भेजा था श्याम रंगीला को खर्चा देकर कि वो जाइए मोदी के खिलाफ लड़िए, मोदी के खिलाफ जो कि कॉमेडी करके जनता गुमराह करिए। मैं एक नागरिक के हाउस पे कर रहा हूं, लेकिन श्याम रंगीला को अपना करियर देखना चाहिए, न कि मोदी के खिलाफ अगेंस्ट बोलना चाहिए। और उनका नामांकन मोदी जी ने नहीं, न भाजपा ने नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने गलत फार्म भरने के कारण हुआ, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। मोदी जी ने कह दिया कि माँ गंगा ने हमें गोद ले लिया। पहली बार उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, दूसरी बार उन्होंने कहा कि ये फकीर यहीं रम गया, और तीसरी बार उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने हमें गोद ले लिया। जाना नहीं चाहते हैं बनारस से। क्या लगता है बनारसियों को, कैसा लग रहा है ये सुनकर? बनारसियों को गर्व की अनुभूति महसूस हो रही है, बिल्कुल अनुभूति कि माँ गंगा ने पहली बार बुला तो उन्होंने बुलाया है। उन्होंने अभी लेटेस्ट भाषण में ये दिया था कि उनकी माता जी चूंकि अब नहीं रही हैं, तो उन्होंने परसों जो गंगा जी का उन्होंने पूजन किया, परसों की बात है, तो उनको ने पूजा करते हुए उन्होंने ये बोला कि माँ गंगा जब नहीं रही और मेरी माता जी नहीं है, तो मुझे माँ गंगा ही मेरी माता के समान है, और मुझे काशी से जुड़ाव एक लगाव है उनका। और वो इसको जो है कि बहुत गर्व महसूस करते हैं कि वो काशी की तीसरी बार सेवा करने जा रहे हैं। और बनारस को वो जो विकास योजनाएं 10,000 करोड़ के भी चल रही हैं, उसको वो विकास की आंधी देंगे। देश की सबसे वीआईपी सीट है, सबकी नजर रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पे उतरते हैं, तीसरी बार उतरे हैं। गठबंधन ने अपना प्रत्याशी पूरी दमखम से उतारा है, अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी से यही टक्कर ले सकते हैं। क्या लगता है दोनों प्रत्याशी को टक्कर लेते नजर आ रहे हैं कि नहीं? ऐसा ना कि भैया ये मैच भाजपा मोदी जी 10 विकेट से जीतेंगे ये मैच। 10 विकेट? हाँ, कोई दूर दूर तक है नहीं, से 10 विकेट से कोई मैच जीता जाता है। ये मैच बनारस का वो 10 विकेट से जीतेंगे, कहीं कोई पता नहीं चलेगा। 5 लाख प्लस से जीतेंगे वो बनारस में, कम 5 लाख पार है। 5 लाख प्लस से वो जीतेंगे बनारस से। कोई उनके आगे कोई मतलब आसानी नहीं कि उनके आगे कोई काम ऐसे बताइए गुप्ता जी, जो 2014 के बाद ऐसे हुए हैं जो ऐतिहासिक थे वाराणसी में। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पहला नंबर, जो कि ऐतिहासिक है। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पहले इतना सकरी गलियों में था कि वहाँ पे पर्यटक आते थे, बहुत कम आते थे, लेकिन विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने से भारत में काशी का एक अलग महत्व बना है, पूरे विश्व में बना है। कॉरिडोर विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का एक अलग पहचान काशी को दिया ही उससे हजारों हजार लोगों को नौकरी रोजगार मिला है। ट्रैवल हुए, होटल वाले हुए, खाना पीना वाले हुए, माला फूल बेचने वाले हुए, ई रिक्शा, टोटो, सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसलिए ई कॉरिडोर को हम एक अच्छे रोजगार के तौर पे देखते हैं, धार्मिक और रोजगार दोनों के तौर पे देखते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा बड़ा उठ रहा है, कैसे देखते हैं? वो न्यायालय का मैटर है, न्यायालय उसपे अभी तक खाने में पूजा का आदेश दी है, अभी आगे मैटर चल रहा है। अगर आगे वो आदेश जो देगी, न्यायालय का निर्णय दोनों पक्ष को मान्य है। हमारे बनारसी क्या टिप्पणी करेंगे?
कुछ नहीं, न्यायालय का जो निर्णय होगा उसको मान्य किया जाएगा। हम एक नागरिक होने के नाते जो न्यायालय निर्णय देगा माना जाएगा उसको। लगता है कि मंदिर था वो मस्जिद बनाया गया। बिल्कुल, जैसा कि साक्ष्य के अनुसार 1670 में अंग्रेज ने औरंगजेब ने आक्रमण करके उसको ध्वस्त किया था। ये तो बाद में 100 साल बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने 1770 में उसको बनवाया था। तो जो साक्ष्य मिले हैं मंदिर के पश्चिमी गेट पे, उससे तो प्रमाणित यही होता है, प्रमाणित होता है। हाँ, कि वो वहाँ पहले मंदिर। अच्छे मिले हैं सनातन। हाँ बिल्कुल मिले हैं, एक मिनट, साक्ष्य बिल्कुल मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। हाँ, बिल्कुल मिले हैं। उसी आधार पे करीब 50 दिन का 45-50 दिन सर्वे चला, जिसका की रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट हो गया है। अब उस पर बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। जो फैसला होगा हमें लगता है कि मुस्लिम पक्ष भी स्वीकार करेगी। हम करें कि देश में और भी मस्जिद पर क्यों नहीं दावा किया जा रहा है? जो गलत है उसी पे, जो तोड़ा गया उसी पर दावा किया जा रहा है। क्यों नहीं आप बनारस में सैकड़ों मस्जिद उस पर दावा किया जा रहा है? दावा उस पर किया जा रहा है जो कि गलत है। औरंगजेब ने तोड़ा है, पूरा इंडिया भारत जान रहा है इस बात को। और काशी के तो लोग, जीत होगी सनातन की? बिल्कुल 100% जीत होगी। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल होगी जीत है। क्या लगता है अगर केंद्र की बात करें तो मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं? बिल्कुल होगा 400 पार। जो हिसाब से एनडीए यानी मोदी जी का जो उनकी जो छवि है, साफ दाग छवि है। और जिस राज्य में जा रहे हैं, जिस जिले में जाते हैं, वहाँ पे पूरे शहर का शहर उमड़ पड़ता है उनको देखने के लिए। जैसे 3 दिन पहले बनारस में रोड शो हुआ, लगा कि पूरा काशी सड़क पे आ जाएगा। तो उनकी जो छवि है उस हिसाब से देखते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 400 पार न हो पावे। अतिशयोक्ति नहीं है कि 400 पार ना हो पाए। हाँ। ऐसा कोई संशय और संदेह? कुछ नहीं, एनडीए 400 पार जाएगा। और 4 जून को पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। जैसे विश्वास है? 100% विश्वास है। एक सवाल कि राहुल गांधी जी और पूरा गठबंधन बड़ी बातें कर रहा है इस बार बेरोजगारी की, महंगाई की। बनारस तक कितना असर आया इसका? कुछ नहीं, बनारस में कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। जो एकदम अयोग्य है, जिनके पास शिक्षा है लेकिन अयोग्य है, वही नई नौकरी पा रहे। आज कोई बता दे, कोई गरीब किसी भी, सारे लोग रोजगार पाए हुए हैं। एक ठेला वाला रोज 700-800 1,000 रुपया रोज कमा रहा है शाम को। आज जो भी पढ़े लिखे हैं तमाम लोग नौकरी कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना ठेला लगा रहा है। बनारस में बहुत अयोग्य वही है जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, उनके में योग्यता नहीं, नकल मार के पास किए हैं, इंटर पास है, उनको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी पाना रोजगार नहीं है। आप प्राइवेट नौकरी भी करिए, अपना काम करिए, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो अयोग्य लोग हैं जो निष्क्रिय हैं, हरामखोर जिसको बनारसी भाषा में कहा जाता है। बेरोजगार लोग हैं, हरामखोर हैं। हाँ, हरामखोर, उनको करने की चेष्टा नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते हैं। आप तमाम लोग देखिए जो कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, वो यहाँ सामने देखिए, वो उदाहरण के तौर पर देखिए ठेला लगाए रहे, 500-700 कमा रहे हैं। क्या वो उनको नहीं है? वो करना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं। करना नहीं चाहते? हाँ, करना नहीं चाहते हैं। मतलब आप कैमरे पे कह रहे हैं कि बेरोजगार लोग जो हैं वो हरामखोर हैं। जो नहीं करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे, जो टैलेंटेड लोग हैं, यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक पीओ है, तमाम लोग बिना पैसे का नौकरी पा रहे हैं, टैलेंटेड है, नकल मार के इंटर पास किए, चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। पहले वो था अखिलेश के गवर्नमेंट में कि लखनऊ से लोग बेरोजगार हैं, सब नकल से पास हुए। अब ये नहीं है, हमारा नहीं, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा सोर्स सर्विस से नौकरी लग जाए। आप योग्यता है तो नौकरी पाइए। तो युवा हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। कुछ कहना चाह, आइए तो। अरे बात बेरोजगारी की हो रही है, आइए तो 1 मिनट, 2 मिनट आइए। बात बेरोजगारी की हुई, आप युवा हैं, आप दिख गए, हमें लगा बात कर ली जाए थोड़ा सा। बताइए, बेरोजगारी कह रहे हैं, हरामखोर होते हैं बेरोजगार। अभी गुप्ता जी ने कहा है जैसा कि मुझे बीप करनी होगी, ये मीडिया के जो डिक्शनरी में गाली होती है। अभी जैसा गुप्ता जी ने बताया कि बेरोजगार जो है वो शुद्ध भाषा में बनारसी लोगों की तरह से हरामखोर होते हैं। इनसे पूछ लीजिए कितनी वैकेंसी अब तक आई है और जितनी वैकेंसी आई है अब तक। भाई देखिए, एक युवा आ गए हैं, बेरोजगारी की बात हो रही थी और हाँ, बेरोजगार हैं वो, पहले उन्हीं से पूछिए। वो बेरोजगार हैं, पहले उन्हीं से पूछिए। क्या आप बेरोजगार हैं? एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला भैया मैं। एक नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत सिंह है। अनिकेत सिंह जी, क्या किया आपने? जी, 1 साल से मैं ये कैफे के बिजनेस में हूँ। इसके पहले मैं भी गांव से ही बिलोंग करता था, एक नॉर्मल परिवार से हूँ। और सुबह उठ के आपका बिजनेस है जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ सुबह जो, इनको क्या पता, शहर में रहने वाले हैं, इनको बस घर के बाहर नौकरी पा के उसी में जिंदगी गुजर जाएगी। घर परिवार का चिंता तो है नहीं। अरे गुप्ता जी भाग गए क्या? अरे ये भागना नहीं, आइए आइए आइए। नहीं, जवाब दीजिए भाई, युवा सवाल कर रहा है आपसे, आइए। भागना नहीं, हॉट सीट पे बैठिए, हॉट सीट पे बैठिए। अरे बैठिए तो तुम। अरे ये नहीं, ये कोई बात नहीं होती। आपका इंटरव्यू ये
अरे लो अभी दे रहे थे तब चल रहा था, आप कह रहे थे टाइम नहीं है। लेके कराने बैठा गए। ये कोई बात नहीं, थोड़ी ना डिबेट हुई। हम थोड़ा तब तैयार हेल्दी स्वस्थ जवाब दीजिए ना। बोलिए साहब, क्या स्वाद? कह रहे हैं कि जो है हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और बेरोजगार नहीं है, हमने कर्ज लेके बिजनेस शुरू किया है, क्यों यही तो है कि नहीं? हाँ जी। नहीं देखिए, क्या किया आपने? मैंने अपने बिजनेस को जब मुझे लग गया कि अब कोई ऑप्शन है, जो क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी एमए है सर ज्योग्राफी से मास्टर ऑफ आर्ट। जी। वो कंप्लीट करने के बाद मुझे कोई ना वैकेंसी दिखी, ना कोई फॉर्म है जो मैं फिलअप करके गवर्नमेंट जॉब देख सकूं। और ये ट्राई किया आपने? सर मैंने ट्राई, वैकेंसी आएगी तब मैं ट्राई करूंगा। वैकेंसी आई ही नहीं तो युवा है, बताइए, ट्राई किया है और मोदी जी का पक्ष रखते जा रहे हैं आप। हमसे लोग अभी कल पूछेंगे कि भाई मोदी जी के आदमी से बात करते हो आप, हम क्या जवाब देंगे? ना ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि हमने आपने हमसे बनारस की योजना पूछा, हमने बनारस के विकास के बारे में बताया। हमने फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे आपसे बात, अनएम्प्लॉयमेंट में बता तो रहे हैं। सारी बात अगर आपकी सुनते जाएंगे गुप्ता जी। अभी भी सुन लीजिए, जो गवर्नमेंट की एसएससी हुआ बैंक की जॉब नहीं निकली है। पहले बात हमारी सुन लीजिए। एक मिनट, यूपीएससी निकल रहा है कि नहीं, हमें पहले सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं ना। यूपीएससी का निकल रहा है वैकेंसी, एसएससी का निकल रहा है, बैंक पीओ का निकल रहा है, रेलवे का भी लीक हो रहे हैं। सुन लीजिए। लीक कौन हुआ है? यूपीपी लीक हुआ, आरओ लीक हुआ, नीट लीक हुआ। हम जो 4 नाम बताए उस लीक हुआ है, बताइए। यूपीएससी लीक हुआ है कभी आज तक? यूपीएससी तो फिर यूपीएससी है। तो आप तैयारी करिए, तैयारी करके नौकरी पाइए ना। 3 पेपर लगातार लीक हुए हैं। ठीक है, तो उसको हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री ने उन्होंने बोला ना कि जो इसके लिए दोषी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कई लोग बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चले और ना चले वो अलग मैटर है, लेकिन वो लोग गिरफ्तार करके उसमें बहुत लोग जेल के सलाखों के पीछे भी तो गए जो नहीं किए थे। आप जो अभ्यर्थी हैं वो मेहनत करें, बाद में जो है सबको जेल भेज दो, से तीनों मतलब बड़े बड़े पेपर का, तो ऐसा कैसे भाई? आप हम 4 जो चीज बताएं उसका पेपर लिख हुआ है, बस हमें बता दीजिए जो बढ़िया एग्जाम है। नीट बड़ा नहीं पेपर? नीट पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। पेपर बड़ा नहीं है अनिकेत जी? भैया लीक तो कितनी बार हो गया मान लीजिए आपके हिसाब से, और ये इनके लिए लग रहा है कि बहुत नॉर्मल है। भाई अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी दुकान में अंदर हूँ, आप अंदर आ जाइए। आप बैठिए भाई। इनके हिसाब से लग रहा है कि बहुत नॉर्मल है, ये बड़ा एग्जाम नहीं है। उनसे पूछिए जो घर पे मेहनत किए हैं, 24 घंटे में भी 18 घंटे जग के पढ़ने वाले हैं, घर छोड़ के इलाहाबाद रहते हैं, घर पे कैसे पैसा जाता है ना, घर वाले देते हैं। उनसे पूछिए, बाप बैठ के घर पे रोते रहते हैं, बच्चों को पैसा भेजते हैं। भाई क्या लगता है कि जब से भाजपा सरकार आई है सत्ता में, तब से ये है कि या हमेशा रहा? भैया उद्योग के नाम पे बता दीजिए बनास में एक भी कंपनी लाई हो भाजपा? एक आई है अमूल की बाबतपुर में, वहाँ एक भी बनास का बंदा बता दीजिए जो कि 20,000 प्लस हो, वहाँ सैलरी मिलती हो। जब ये सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि कॉरिडोर बना दिया, इतना बड़ा मंदिर बना दिया, लाखों लोग डेली आते हैं, सबको व्यापार मिल रहा है। सब ये मंदिर और मस्जिद से व्यापार मिलता है किसी को? मंदिर वाले की नाते हैं। मंदिर और मस्जिद से व्यापार सिर्फ उनको मिलता है जो वहाँ बैठ के घंटा बजा रहे हैं। घंटा बजाने से भैया किसी का घर नहीं चलता, जिसका चलता होगा उसका चलता होगा। आइए आइए गुप्ता जी। अरे क्या क्या हुआ? कह रहे हैं कि मंदिर से व्यापार नहीं मिलता है, मंदिर मस्जिद से। मंदिर से व्यापार यहाँ से लेके आप चल जल्दी देख लीजिए कितने लोग दुकान लगाए हुए हैं, ये सब काम नहीं मिला। अनिकेत भाई दुकान लगाएंगे कल से आप? हाँ भैया, हाँ दुकान लगाएंगे बाहर रोड पे। नहीं, ये जो दुकान है आपकी, ये मंदिर की वजह से है? इस वजह से चल रही है भैया, ये मेरे मेहनत से चल रही है। मैं छोड़ दूं कि नहीं, मंदिर है मस्जिद है, लोग आएंगे चले जाएंगे, मैं मेहनत ना करूं तो ये तैयार नहीं है भैया एकदम। बनारस में लाखों लोग आते हैं, सुन लीजिए। पहले वो आते हैं स्टेशन पे, रिक्शा पकड़ते हैं, ई रिक्शा पकड़ते हैं, टेम्पो पकड़ते हैं, उनको मिला काम। दूसरा नंबर होटल में रुकते हैं, उनको मिला काम।